हमारे देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उस पासपोर्ट केंद्र से बन चुके हैं। डाक निर्यात केंद्र भी हमारी कोशिश सदैव है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अध्यक्ष जी, कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो और देश के निर्यात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहां ही छोटा ही हस्तशिल्प, छोटा एक एक्सपोर्टर की भी उतनी बड़ी भूमिका रहती है, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। 40% इस देश का निर्यात हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है और उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हम लोग ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर पूरे देश में 1013 डाक निर्यात केंद्र हम लोग ने स्थापित किए हैं। उन 1013 डाक निर्यात केंद्र से करीब करीब 13.25 शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के, और 28,000 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को बड़ी खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितंबर 2023 से संचालित है और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही 50 के करीब 38 आर्टिकल्स का निर्यात इनके जिले से भी विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रंजीत प्रताप नारायण सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर, और गांव पर कौन कौन से इन्होंने योजनाएं डिजिटली और बाकी जो रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं उसमें कौन कौन से स्कीम्स और क्या क्या इस मंत्रालय ने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से नियम और कानून और कौन कार्य इस मंत्रालय ने किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर जी। सर, डाक विभाग भारत की सेवा में पिछले कई दशकों से लगा हुआ है और हमारी जो वितरण प्रणाली है, करीब हमारे 6.5 लाख गाँव में देश में हमारे 1,65,000 पॉप्स हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस हैं डाक केंद्र के आधार पर। इसमें से केवल 10% अध्यक्ष महोदय शहरी क्षेत्र में है और 90% हमारे डाक केंद्र ग्रामीण अंचल में है। भारत सरकार की यही सोच है और हमारी पहली बार ये प्रयास रही है हमारे विभाग में कि हम लोग एक सुचारू रूप इस विभाग को दे पाएं। पहली बार हम लोग ने डाक विभाग के अंतर्गत हमने 6 वर्टिकल्स बनाई हैं हमारे अलग अलग बिजनेस लाइंस के लिए। मेल्स है, पार्सल्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, हमारी पीएलआई और आरपीएलआई है, और इसी के साथ हम लोगों का एक पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी है। इस वितरण प्रणाली के आधार पर आपके द्वारा सांसदों को और देश को भी मैं सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारी सुकन्या समृद्धि योजना के आधार पर आज हमारे करीब करीब 3.25 करोड़ खाते संपूर्ण देश में खुले हुए हैं। हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के आधार पर करीब 38 करोड़ खाते पूरे देश में खुले हुए हैं, जहां 22 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ है, जो पिछले 10 वर्षों में 3.5 गुना वृद्धि हुई है 6 लाख करोड़ से। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हम लोगों की स्वतः 100% भारत सरकार की इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और 2018 में, और आज तक 13 करोड़ खाते हैं और हम लोगों का करीब करीब 1,37,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से हम लोगों का इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से वितरण हुआ है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हमारे करीब 1,25,00,000 खाते हैं और 2 लाख करोड़ की हम लोगों की डिपॉजिट इसके आधार पर है। पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे 452 हैं, जिसके आधार पर 2 करोड़ पासपोर्ट्स पूरे देश में डाक खाने के द्वारा बने हुए हैं, और आधार इनरोलमेंट और अपडेशन में 14 करोड़ नागरिकों के आधार अपडेशन हमारे 13,352 पोस्ट ऑफिस से हुए हैं। डाक निर्यात केंद्र की सूची मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं।
और हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी, वर्तमान में हमारा डाक विभाग भारत सरकार का कॉस्ट सेंटर है, मतलब वित्तीय सहायता की हम लोगों को ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि विश्व के सबसे एक सुदृढ़ डाक विभाग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बना पाएँ। नए नए बिजनेस वर्टिकल्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अभी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एम्फी के साथ हम लोगों का एक MOU हुआ है KYC म्यूचुअल फंड कस्टमर्स के लिए बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसी के साथ माइक्रो और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। BSNL का सिम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी कोशिश रही है कि हर वित्तीय वर्ष हम लोग वृद्धि बताएं। पिछले एक साल के आंकड़े आपके समक्ष में रखना चाहता हूं सर। 2022-23 में 23-24 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 12,800 करोड़ था। 24-25 में हम लोगों का टोटल रेवेन्यू 13,218 करोड़ रहा था, मतलब केवल 3% की वृद्धि हुई थी। अब राज्य मंत्री जी और हमने और सचिव ने और सभी लोग ने मिलकर हमारे सारे CPMGs के साथ उनके द्वारा टारगेट सेटिंग हम लोग ने करवाया है, ताकि एक नई गति हम लोग डाक विभाग को दे पाएं। और पिछले 9 महीनों का रिजल्ट्स मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में 95% वृद्धि हुई है, 328 करोड़ पिछले वर्ष से 650 करोड़ इस वर्ष। वैसे ही हमारे पार्सल में 12% वृद्धि हुई है, PLI और RPLI में 11% वृद्धि हुई है। मतलब 9 महीने की अवधि में इस वर्ष, जहां पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में केवल 3% रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी, इस वर्ष 10% रेवेन्यू इंक्रीज इन 9 महीने में हमने करके दिखा दिया है सर। और हमारी ये संभावना है कि जब तक ये 1 साल 3 महीने और निकलेंगे, बहुत अच्छे आंकड़े आपके समक्ष हम लोग अप्रैल के माह में सदन के पटल पे भी रख पाएंगे। इस विश्वास के साथ हमारे 4.5 लाख डाक कर्मी रात और दिन और रात एक कर रहे हैं भारत माता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती राजादी जी। Respected Chairman, sir. There were many technical glitches in the implementation of the second phase of advanced postal technology in August. The glitch resulted in delays in every step, and some booking counters were closed because of the inability to serve the customers. Customers and business communities across different parts in India had raised concerns about the lack of preparedness with which the ministry rolled out the second phase. Has the ministry addressed all the glitches, and what is the status of implementation of advanced postal technology second phase? Had the ministry assessed the possible impact of these changes, including disruption in the supply chain and logistics sector, before implementing these measures? Thank you, sir. Honorable Minister. सर, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सांसद महोदया के द्वारा पूछा गया है। सब जब परिवर्तन आता है और नए सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, तो जब वो ट्रांजिशन फेज़ होता है, हाथ से लिखा हुआ लेखा सिस्टम या एक रूडिमेंट्री, मतलब एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, तो उस ट्रांजिशन फेज़ में ज़रूर कठिनाइयाँ होती हैं। और IT 2.0 के अंतर्गत जो APT एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी नया सॉफ्टवेयर हम लोग ने इंस्टॉल किया है, ये मेघराज 2.0 क्लाउड ओपन API आर्किटेक्चर के आधार पर हम लोग ने क्रियान्वयन किया है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जैसे संचार विभाग में हम लोग ने अपना स्वतः भारतीय डिजिटल फौजी स्टैक का क्रियान्वयन किया है, वैसे ये APT सॉल्यूशन भी संपूर्ण रूप से 100% स्वदेशी है। हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोस्टल टेक्नोलॉजी भारतीय डाक विभाग का ही सॉफ्टवेयर विंग ने इस APT सॉल्यूशन को क्रियान्वयन किया है। शुरुआत में 15-20 दिन के लिए कठिनाई थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब ट्रांजिशन होता है तो ग्लिचेस होती हैं,
उसके लिए हम लोगों को पैचेस बनाने पड़ते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर पैचेस भी बना दिया है। 1,65,000 पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह से स्ट्रीमलाइंड हैं। सारे 23 पोस्टल सर्कल्स हमारा एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, और ये एक बहुत गति देगा। जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था पिछले वर्ष, इंडिया पोस्ट को एक वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने पूर्व उत्तर में कहा था कि जो 6 वर्टिकल्स हमने पहली बार बनाई हैं, और ये भी मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, आपको खुशी होगी ये जानते हुए कि पहले बार सर भारतीय डाक विभाग ने एक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को हायर किया है, क्योंकि आज पोस्टल डिपार्टमेंट भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सीटीओ हमने हायर किया है, एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर किया है, और इस सीटीओ के द्वारा इन 23 सर्कल्स के साथ 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेज का हर ट्रांजैक्शन उसी सॉफ्टवेयर में लिखित रूप से एक्नॉलेज किया जाएगा रिपॉजिटरी में, और हमको मालूम पड़ेगा कि एक एक नागरिक कितने ट्रांजैक्शंस कर रहा है, किस वर्टिकल्स में कर रहा है, ताकि पोस्टल डिपार्टमेंट क्रॉस सेलिंग भी कर पाए कि जो व्यक्ति सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ले रहा है उसको पीओएसबी हम ऑफर करें, पीएलआई हम ऑफर करें। ये क्रॉस सेलिंग भी संभव हो पाएगा, क्योंकि ये एपीटी हम लोग ने क्रियान्वयन किया है और सफलतापूर्वक अब हो चुका है। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत कोपचडे जी। महोदय, नांदेड़ यह गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी है। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें नांदेड़ की जनता के लिए एक उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे वाला डाकघर, और मेरा जो तहसील है बिलोली, उसके लिए एक डाकघर का उन्होंने निर्माण की मंजूरी दे दी है। मैं माननीय मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस डाकघर को सीएससी, डिजिटल बैंकिंग, आईपीपीबी, वित्तीय सहायता, वित्तीय लेन देन का एक स्थापित करने का विचार है क्या? और यहाँ एक बीएसएनएल की भूमि है, इस डाकघर की जगह काफ़ी छोटी है, तो ये बीएसएनएल की जगह यहाँ पर हस्तांतरित करना ये आपके विचाराधीन है क्या? और इसी जोड़कर नागपुर एवं पुणे की धरती पर नांदेड़ को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जैसा बनाने की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस डाक विभाग के माध्यम से आप पासपोर्ट एवं तथा ये उच्च स्तरीय डाकघर अगर हमें दे दे, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी यह होली सिटी बनने जा रही है। तो हमें इस नांदेड़ को आप उच्च स्तरीय डाकघर और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देने का, कृपा करने का आपके मन में कोई विचार है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, माननीय महोदय ने, सांसद महोदय ने एक प्रश्न में करीब 12 प्रश्न पूछे हैं, पर मैं कोशिश करूंगा हर प्रश्न का उत्तर देते हुए। पहले इन्होंने इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की बात की। हमारी इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की गुणवत्ता, क्षमता और हमारी पहुंच इतनी विस्तृत हो चुकी है सर, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो हमारे 1,65,000 पोस्ट ऑफिसेज पे राइड करता है। और सांसद महोदय को खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि आज आईबीपीपी की रीच जितने भी हमारे सरकारी एवं निजी बैंक है पूरे देश में, उससे 2.5 गुना ज़्यादा है सर। पर हम किसको सर्विस करते हैं? हम उसको सर्विस करते हैं जिसको कोई और सर्विस नहीं करता सर। ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच विचारधारा है संपूर्ण इंक्लूजन की, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, और इसी के तहत आईबीपीबी ने करीब 13 करोड़ कस्टमर्स अपने आज तक बनाए हैं। हमारे टोटल कस्टमर बैलेंसेस करीब 25,000 करोड़ हैं, और टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे 19 लाख करोड़ केवल इस स्मॉल सेक्टर पेमेंट्स बैंक के आधार पर हम लोगों का संभव हो पाया है। तो नांदेड़ के लिए भी आईबीपी का बैंकिंग सिस्टम पूर्ण रूप से उपलब्ध है और भविष्य में भी उपलब्ध होगा। जहां तक सांसद महोदय ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात की, ये नियम बनाया गया है भारत सरकार से कि एक जिले में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र हम लोग पहले श्रेणी में हम लोग स्थापित करेंगे। आज भी देश में करीब 8 या 10 ऐसे जिले बाकी हैं जहां हमको वो पॉप एसके स्थापित करना है। उसके बाद सेकेंड राउंड में जब हम लोग आएंगे उस समय में हम लोग जरूर इस पर विचार करेंगे।
डाक निर्यात केंद्र की जो चर्चा की गई है, जहां निर्यात की क्षमता है वहां हम जरूर इसकी विस्तृतीकरण कर रहे हैं, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय यादव जी। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने कहा आईपीपी के बारे में कि ये आईपीपीबी उन लोगों को सर्विस देता है जहां कोई नहीं दे पाता, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुल 8,259 डाकघरों में से पिछले वर्ष तक लगभग 1,100 डाकघरों में आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्तमान में बिहार में ऐसे कुल कितने डाकघर हैं जहां आईपीपीबी की सुविधा नहीं है, अगर नहीं है तो वहां ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा बिहार में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र नए शुरू किए गए हैं पोस्ट ऑफिस में, और डाक निदेशालय द्वारा बिहार में 45 डाकघरों को भी बंद करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, अगर ऐसा था तो क्यों किया गया है? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जहां तक आईबीपी की नेटवर्क की बात सांसद महोदय ने की है, हम लोगों की विचारधारा ये है कि आज देश के अंदर हमारे करीब 6 लाख गांव में से करीब 5,92,000 गांव में बैंक्स या आईपीपीबी ब्रांचेस से कवरेज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इसमें डुप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं। जहां बैंकिंग की कवरेज है वहां आईपीपीबी बैंक उस गांव में जाएगा जहां बैंकिंग की कवरेज न हो। ये हम लोगों की चिंतन है और हमारा लक्ष्य है। जहां तक बिहार की डेटा की बात की है वो मैं माननीय संसद महोदय को पहुंचा दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। टल पे रखा गया। द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू चेयरमैन सर। अभी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचार मंत्री जी जो मेरा प्रश्न था उसका जवाब तो मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस संचार क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांवों और शहरों को मजबूत करने के लिए सरकार ने आने वाले दिनों में क्या क्या प्रयोजन किया है वो आपके माध्यम से देश को अवगत कराए। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं माननीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न का सवाल है भारत नेट पर है। भारत नेट हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, एक सुदृढ़ हाईवे बनाने के लिए, जिसके आधार पर भारत का हर नागरिक को संपूर्ण कनेक्टिविटी विश्व से मिल पाए। और भारत नेट 1 और 2 में हम लोगों का उद्देश्य था 2,22,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए करीब 7 लाख किलोमीटर की OFC फाइबर हमने ले की है और 2,15,000 करीब ग्राम पंचायतों को हमने जोड़ दिया है। पर हमारी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने 6.5 लाख गांव हैं उनको भी जोड़ने का एक निर्णय और एक संकल्प हमारी सरकार ने ली है। इसी के आधार पर अमेंडेड भारत नेट की योजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है 2023 के अंत में 2024 में, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष महोदय मैं सदन को के पटल पे ये वाक्य रखना चाहता हूँ, पूरे विश्व के सबसे बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम ब्रॉडबैंड नेटवर्क को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए योजना है। 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना है, $16 बिलियन की। और उसके अंतर्गत जितने हमारे ग्राम पंचायत भारत नेट 1 और 2 में जोड़े गए थे, जो लिनियर टोपोलॉजी में थी और रिंग टोपोलॉजी में नहीं, और लिनियर और रिंग में अंतर ये है कि अगर एक तरफ से वायर कट जाए तो सारी बाकी गांव कट जाते हैं। रिंग टोपोलॉजी में अगर एक तरफ से वायर कट जाए दूसरा कनेक्शन लाइव रहता है, तो रिडंडेंसी 100% की रहती है। तो उन ग्राम पंचायतों को हम लोग लिनियर से रिंग में लाएंगे
और बाकी करीब करीब 50,000 ग्राम पंचायत को भी जोड़ेंगे। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके आधार पर भारत के हर नागरिक को ब्रॉडबैंड सर्विस 25 Mbps का अपने अपने घर तक पहुंचाया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात के कुल 14,230 और OFC पर सेवा कार्य 14,294 गाँवों को ये सेवा मिली है। मेरा ये पूछना है कि बाकी ग्राम पंचायतों कब तक ये मिलेंगी और कुछ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के बावजूद भी इंटरनेट सेवा बाधित या अनुपयोगी रहती है, तो ऐसी ग्राम पंचायतों और जिलों की पहचान कर समयबद्ध सुधार हेतु का कार्य योजना बनाई गई क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। गुजरात ने भारत नेट 2 में स्टेट लेड मॉडल के आधार पर भारत नेट 2 का क्रियान्वयन किया था। मतलब कि राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के आधार पर इसे तय किया था और हम लोगों की ग्राम पंचायत के टारगेट थे 14,320 फेज़ 1 और फेज़ 2 मिलाकर, और मुझे खुशी है सदन को सूचित करते हुए कि 100% उस टारगेट को संपूर्ण किया है भारत नेट 1 एंड भारत नेट 2 के तहत। इसी के साथ साथ अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको कहा कि कुल मिलाकर 14,264 ग्राम पंचायत को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और इसी के साथ 23 ग्राम पंचायत को रिंग टपोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं जो लिनियर टपोलॉजी में रह गए थे। नया OFC करीब हम लोग 30,000 किलोमीटर का ले करेंगे और गुजरात के जो बाकी गांव हैं 3,895 उनको हम डिमांड बेसिस पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। इसके लिए कुल लागत कैपेक्स पर 2,304 करोड़ रुपए हम लोग ने गुजरात के लिए आवंटित किया है। इसके साथ ऑपेक्स भी, क्योंकि पिछली योजना में सर हम लोग ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निर्धारित बजट में रखी नहीं गई थी जिसके आधार पर कई कठिनाइयां आई थी, तो इस बार इस 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना में कैपेक्स भी है और ऑपेक्स भी है 10 साल के लिए। तो 10 साल का ऑपेक्स गुजरात के लिए 3,304 करोड़ है। कुल मिलाकर करीब 5,691 करोड़ की राशि इस योजना के लिए दी गई है और क्वाड्रिपाइड अग्रीमेंट साइन हो चुका है। गुजरात सरकार GFGNL, डिजिटल भारत निधि और BSNL के बीच में 24 जून 2025 को, और GFGNL ने RFP भी फ्लोट कर दिया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को निर्धारित करने के लिए 19/1/2025 को, और स्टेट नॉक के लिए 3 मार्च 2025 को बिड्स इवैल्यूएशन की इवैल्यूएट की जा रही है और जल्द से जल्द इसको हम लोग सूचित करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान राम जी। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रमीलाबेन बैचर बॉय बारा जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय मंत्री श्री को भारत नेट परियोजना के लिए धन्यवाद करते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दुर्गम पहाड़ी जो इलाकों में पंचायतों स्थित है उनको ये उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवाओं प्राप्त कराने के लिए क्या आयोजन है? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसे मैंने आपके द्वारा सूचित किया था कि हमारे 2,65,000 ग्राम पंचायतों को रिंग टपोलॉजी में हम लोग क्रियान्वयन करके ये ब्रॉडबैंड हाईवे हम लोग तय करेंगे। बाकी 3,80,000 गांव पूरे देश में डिमांड बेसिस पे दिया जाएगा, जहां भारत नेट उद्यमी मतलब एक एंटरप्रेन्योर को ये अवसर दिया जाएगा वहां कनेक्टिविटी ग्राम के हर वासी को देने के लिए।
उस भारत नेट उद्यमी को कैपिटल सब्सिडी भी और ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। उसी के साथ आज तक करीब हमारे 7,570 भारत नेट उद्यमी ऑलरेडी हम लोग ने चुन लिए हैं और ये योजना भी क्रियान्वयन हो रही है, जैसे अमेंडेड भारत नेट योजना क्रियान्वयन हो रही है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान अखिलेश प्रसाद सिंह जी। Thank you, Chairman, sir. I want to know from the Honorable Minister, is it correct that BharatNet has missed multiple deadlines? 2014, 2015, 2019, 2023, 2025. What are the reasons thereof? I am told, is this on the account of failed last mile connectivity, linear architectural failure, lack of maintenance, or fourth, paper failure? अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सांसद ने प्रश्न रखा है, मैंने सदन के पटल पे ऑलरेडी रखा है कि करीब हमारे 2,22,000 ग्राम पंचायत जो भारत नेट 1 और 2 के लिए रेखांकित किए गए थे, उनमें से 2,15,000 ग्राम पंचायत को ऑलरेडी कनेक्टिविटी दी गई है। मतलब 97% हमारा एक्सिक्यूशन हुआ है। लेकिन जैसे माननीय सांसद ने कहा, कुछ कारण हैं वो 3% कमी के लिए, और 97% में भी कुछ कमियां रही हैं, जिसका भी मैंने उल्लेख अपने पिछले उत्तर में किया था। लेकिन जो 3% की कमियां हैं, वो एक है कि कई जगह बहुत पहाड़ी इलाके हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहाँ अभी तक वो कनेक्टिविटी, वो 3% मतलब 2,15,000 और 2,22,000 में 7,000 ग्राम पंचायत में अभी तक इसलिए वो नहीं हो पाई हैं। दूसरा, कुछ इलाके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड एरियाज़ हैं। थर्ड, हम लोगों की राइट ऑफ वे की बहुत कठिनाई हो रही थी, और इसलिए हम लोग ने एक नए बिल में राइट ऑफ वे का गज़ेट नोटिफिकेशन भी पारित किया है, ताकि इसे एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्राइटेरिया दिया जाए हर राज्य सरकार के द्वारा। और आज भी कई राज्यों सरकारों के साथ मैं परामर्श कर रहा हूं कि राइट ऑफ वे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ कई मॉडल स्टेटलेट भी थी, और अब अमेंडेड भारत नेट में इन सभी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए हम लोगों का एक संकल्प है। एक तो जैसे मैंने कहा, लिनियर आर्किटेक्चर से हम लोग रिंग आर्किटेक्चर में जा रहे हैं। एक टेक्निकल टर्म है, पर जीपॉन जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा था, उससे ज़्यादा उत्कृष्ट MPLS इक्विपमेंट जो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग सिस्टम है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है, और केंद्र सरकार के लेवल पे एक CNOC सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, और इसी के तहत अमेंडेड भारत नेट को हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर M. धनपाल जी। Honorable Minister in his statement told that total of 14,07,784 fiber to the home connections. I would like to know whether these connections to the home are chargeable or free for the people. Honorable Thank Minister. So the whole concept here is to empower the entrepreneur in India. Our target is to provide 1.5 crore FTTH connections at the grassroots level. As I have already mentioned, we provided 14,07,000 connections. As the network gets laid out, as the first mile and middle mile network is put into place, the last mile connectivity will come in. I've already mentioned our distribution strategy is through our BharatNet Udyamis, who will be our entrepreneurs at the village level, that will provide that connectivity. We are also giving a subsidy program to our BharatNet Udyamis to make sure that they are empowered enough to be able to provide that connectivity.
As far as Tamil Nadu is concerned, the total FTTH connections today, as of date, out of the 14 lakh is about 800 odd, but that will increase as the network gets rolled out. Now, question number 5, Sriman Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Question number 5. Honorable Minister. Is laid on the table of the House. The first supplementary, Sriman Kartikeya Sharma ji. Thank you, Chairman, sir. Through you, I'd like to ask the Honourable Minister, will the government inform the House of the number of Indian private sector entities that have been onboarded across launch vehicles, satellites, propulsion systems and space-grade electronics since the establishment of InSpace, and the cumulative amount of private investment mobilized during this period? Honorable Minister. Chairman, sir, I'm glad that the honourable member has asked this question, and this gives us an opportunity to share some of the recent achievements in the space sector. As he is truly mentioned in his question as well, India is fast emerging as a hub of space manufacturing, hub of space entrepreneurship, and also a hub of space economy. And before I enumerate the various private sectors and the parties which are involved, I think it's also important to mention over here that all this has happened in the last few years. We never had a dearth of talent in ISRO, or their expertise, or their commitment, or their aspirations. We have seen our scientists giving their all in the service of the space program. The two founding fathers, namely Dr. Sarabhai from Gujarat and Dr. Satish Dhawan from Jammu and Kashmir, put their entire heart and soul into this. But what was possibly lacking was